हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी बोले तो एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। अगर प्यारे बच्चों आपका ड्रीम है आईआईटी और एनआईटी जाने का और यहाँ पे आप जेई का एग्जाम दिए हैं, लेकिन अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे काउंसलिंग होती है, एडमिशन नहीं हो पाता है आईआईटी में एनआईटी में, तो आप सभी को एनसीईटी यानी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एक आपको बेहतरीन मौका देती है आईआईटी और एनआईटी से बीएससी बीएड करने का। तो यहाँ पे डिटेल में जानेंगे हम लोग कितने आईआईटी आपके शामिल हैं एनसीईटी में और कितने आपके एनआईटी शामिल हैं, साथ ही साथ उस आईआईटी और एनआईटी में हॉस्टल है कि नहीं है, प्लेसमेंट का क्या चांसेस है, वहां का एकेडमिक का फी स्ट्रक्चर क्या है और साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और आप सभी को कितना स्कोर करना होगा मिनिमम, ताकि आपको आईआईटी और एनआईटी में आपको एडमिशन मिल जाए। तो प्यारे बच्चों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपको बहुत सारी चीजें जो आपको शायद ना पता हो और नहीं आपको शायद कोई बता पाएगा, इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि मैं पिछले 3 सालों से आप सभी को एनसीईटी के लिए गाइड कर रहा हूं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन आईआईटी केजीपी में हुआ है, आईआईटी भुवनेश्वर में हुआ है, आईआईटी रोपड़ में हुआ है, आईआईटी जोधपुर में हुआ है, एनआईटी वारंगल में हुआ है, एनआईटी त्रिची में हुआ है, एनआईटी अगरतला में हुआ है, एनआईटी जालंधर में, हर जगह में एनसीईटी कॉन्सेप्ट के बच्चे यहाँ पे बीएससी बीएड कर रहे हैं, आईआईटी और एनआईटी। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। पहले आप जान लो टोटल यहाँ पे जो आपके एनआईटी शामिल है, टोटल आपके 6 एनआईटी शामिल है। और अगर हम आईआईटी की बात करेंगे तो टोटल यहाँ पे 5 आईआईटी हैं जो आपको बीएससी बीएड कोर्स प्रोवाइड करती हैं। अब देखिए इसके बारे में बहुत सारी चीजें आपको जाननी है। अगर हम बात करें, सबसे पहले आपको जानने हैं, अगर हम आईआईटी की बात करें प्यारे बच्चों, अगर हम आईआईटी की बात करें या फिर हम एनआईटी की बात करें, तो आप दोनों जगह से आप सिर्फ और सिर्फ बीएससी बीएड कर सकते हो। अब सर ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। तो प्यारे बच्चों यहां से आप बीएससी बीएड कर सकते हैं। ये आपका 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है, यानी आप 4 सालों में आपको 2-2 डिग्री मिलने वाली है। एक तो आपको बीएससी का डिग्री मिलेगा, यानी आप ग्रेजुएट हो जाओगे, और साथ ही साथ एक आपको प्रोफेशनल कोर्स होता है बीएड, यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी आपको बीएड का भी डिग्री मिलेगा। कुल मिलाकर 4 साल में आपको 2 डिग्री मिलेंगे। अगर आप तीसरे साल यानी आप 3rd ईयर में अगर एग्जिट ले लेते हैं तो यहां पे आपको डिग्री मिलेगा सिर्फ और सिर्फ बीएससी का। अगर आपको बीएड का डिग्री नहीं लेना कोई बात नहीं, आप सिर्फ आईआईटी और एनआईटी से बीएससी का भी डिग्री ले सकते हैं। लेकिन फायदा क्या है बच्चे कि अगर आप आईआईटी और एनआईटी से बीएससी बीएड करते हैं तो यहां पे चांसेस बनते हैं कि आपका डायरेक्ट या तो प्लेसमेंट हो जाएगा, या तो कहीं भी आप अगर रिज्यूम अपना डीबी वगैरह लेके जाओगे आप, तो मुझे लगता है कि किसी प्राइवेट स्कूल में आप जाओगे तो वहां पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा एज ए टीचर ग्रुप में, यानी आप क्लास 12 के बाद डायरेक्ट टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं अगर आप आईटीईपी कोर्स करते हैं। इससे हम लोग बोलते हैं आईटीईपी बीएससी बीएड। क्या बोलते हैं बच्चे, इससे हम लोग आईटीईपी बोलते हैं, है ना, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, ये जो पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है बच्चे, पहली बार फर्स्ट टाइम जो हुआ है 2023 में इंट्रोड्यूस हुआ है, और अभी आपका कौन सा ईयर चल रहा है, तो 2026 चल रहा है। और आपको बता दें 2030 के बाद क्या होगा, अगर आपको टीचर बनना है तो मिनिमम अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका यहाँ पे आईटीईपी होनी चाहिए, अन्यथा आप टीचर बनने लायक नहीं रहेंगे, आप यहाँ पे टीचर बनने लायक एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो आईआईटी हो या एनआईटी, यहां से हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, तो हम लोग यहां से सिर्फ और सिर्फ बीएससी बीएड कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे डाउट में रहते हैं, क्या सर बीए बीएड भी कर सकते हैं? नहीं, आप यहां से बीए बीएड नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन आप जब अभी फॉर्म भरोगे एनसीईटी का तो कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हैं, कुछ टेक्निकल एरर की वजह से जब आप यहाँ पे एनटीए के पोर्टल पे जाकर फॉर्म भरोगे एनसीईटी का, तो होता क्या है, वहां पे आपको आईआईटी में वहां पे आपको बीए बीएड शो कर रहा है, लेकिन बीए बीएड तो है ही नहीं, है ना, बीए बीएड नहीं है। अभी शो कर रहा कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हैं, तो बीए बीएड आईआईटी और एनआईटी प्रोवाइड नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ बीएससी बीएड प्रोवाइड करती है। तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी, बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और आप एग्जाम डेट की बात करें तो 17 अप्रैल को आपको यहाँ पे एग्जाम देखने को मिलेंगे, 17 अप्रैल को आपका एग्जाम होने वाला है। फॉर्म भरने का लास्ट डेट कब से है, तो आप सभी को पता होगा। फॉर्म कब आई है बच्चे, तो यहाँ पे देखो जो लास्ट डेट है 10 मार्च आपका यहाँ पे लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। ठीक है, फॉर्म आई कब है, 12 फरवरी को आपको फॉर्म आती है, और 10 मार्च जो होता है लास्ट डेट होता है। आप इस फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा, है ना। और ध्यान रखिएगा, अभी हम बात करेंगे क्या बायोलॉजी वाले बच्चे एलिजिबल हैं कि सिर्फ मैथ वाले बच्चों को मौका मिलती है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चे, यहाँ पे आपको दिखा दे। देखिए अगर आप बच्चे आईआईटी जाना चाहते हैं, एनआईटी जाना चाहते हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना होगा, यानी आप जितना ज्यादा स्कोर कर सको उतना ही ज्यादा बच्चे चांसेस रहेगा आपका आईआईटी में और एनआईटी में एडमिशन होने का। इस बार होने वाला क्या है कि यहाँ पे कंपटीशन काफी टफ होने वाला है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको एनसीईटी के बारे में पता चल चुका है कि हम एनसीईटी के एग्जाम के थ्रू हम यहाँ पे आईआईटी में जा सकते हैं, एनआईटी में जा सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जेईई एडवांस का एग्जाम देने के बाद भी क्या होता है, एनसीईटी का एग्जाम देते हैं, और जाहिर सी बात है कि वहां पर पीसीएम पढ़े होते हैं,
पीसीबी पढ़े होते हैं, नीट वाले बच्चे भी यहाँ जाते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी वाले बच्चे भी एलिजिबल है, बात करते हैं एनआईटी में एलिजिबल है, आईआईटी में एलिजिबल नहीं है, ठीक है। बात करेंगे आईआईटी में कौन से बायोलॉजी वाले बच्चे एलिजिबल है ना, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग पिछले 3 सालों से आप सभी को एनसीईटी की तैयारी भी करवाते हैं और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है, चाहे किसी भी आईआईटी को उठाकर देख लो, कहीं भी देख लीजिए, हर जगह आपको एनसीईटी कॉन्सेप्ट वाले बच्चे देखने को मिलेंगे। तो टारगेट बैच आप सभी के लिए आ चुका है। जो बच्चे इंटरेस्टेड है, आप जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, तो आप बीएससी बीएड का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं मात्र 1799 में। तो आप जल्दी कोर्स में एनरोल हो जाइए और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। इसके लिए आपको करना क्या होगा, हमारे एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। एप्लीकेशन का नाम है सीयूईटी कॉन्सेप्ट, जहां पे आपको टारगेट बैच मिल जाएगा। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहां पे हम दिखाएंगे आपको एक पीडीएफ आपको दे देंगे टेलीग्राम पे, ठीक है। एक काम करना आप लोग, जो बच्चे एनसीईटी को टारगेट कर रहे हैं, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है, तो आप जाइएगा सर्च करिएगा एनसीईटी आईटीईपी कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप सर्च करिएगा एनसीईटी आईटीईपी कॉन्सेप्ट, आगे कॉन्सेप्ट जरूर लगाइएगा। यहाँ पे लगभग 7 से 8 हजार बच्चे जुड़े हुए हैं टेलीग्राम से, तो आप ज्वाइन हो जाएगा। वहां पे इसका हम पीडीएफ भेज देंगे। सर पीडीएफ क्यों भेज रहे हो, तो बच्चे यहाँ पे है ना, इसके बारे में डिटेल में बातें करी गई है, ठीक है। चाहे हम फी स्ट्रक्चर को लेकर बात करें, चाहे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर बात करें। सुनो, अगर हम सिंपली बात करें, है ना, अगर आप हमारी बातों को सुन रहे होंगे, सिंपली बात करें बच्चे, यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, है ना, तो कॉमन सी बात है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप देखिए, आपका पहली बार 12th पास आउट होना चाहिए, ठीक है। 12th पास हो या फिर अपीयरिंग हो, आप यहाँ पे एलिजिबल रहोगे। दूसरी बात क्या है कि दूसरी बात की बात करें बच्चे, दूसरी बात यहाँ पे आपके मिनिमम, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, किसी भी आईआईटी और एनआईटी की बात कर रहा हूं, तो आपके लगभग यहाँ पे 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, ओबीसी हो या फिर ईडब्ल्यूएस हो, तो यहाँ पे आपके 55% मार्क्स आपके 12th में होने चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे एससी एससी वाले बच्चों की बात करें, एसी हो या एसटी, चाहे आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते होंगे, तो यहाँ पे आपको 50% लगभग मार्क्स होने चाहिए। 50%, कोई आईआईटी यहाँ से 45% आपसे मांग रही होती है, ठीक है। ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या यहाँ पे ड्रॉपर एलिजिबल है कि नहीं है, तो प्यारे बच्चों, अगर हम आईआईटी की बात करें, ठीक है, आईआईटी है ना, तो यहाँ पे 2 आईआईटी हैं जो यहाँ पे बोलते क्या है कि अगर आप हमारे यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपका जो 12th है वो कब का होना चाहिए, या तो 2025 का होना चाहिए, यानी या तो 25 का होना चाहिए या 26 का होना चाहिए, तब आप जाकर एलिजिबल हो। कौन कौन से आईआईटी से बात करते हैं, बाकी 2 और आईआईटी है जो यहाँ पे इसके बारे में कोई बात नहीं करती, वो बोलते हैं आप एज क्राइटेरिया के अंडर में आते हैं तो आप हमारे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। और एक आपका नया आईआईटी ऐड हुआ है इस बार, आईआईटी आईएसएम धनबाद, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बाकी सुनो, अगर हम बात करते हैं बच्चे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का, तो टोटल आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, ठीक है। टोटल एनसीटी के एग्जाम की बात करें, टोटल आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ना है, जिसमें से आपका 2 लैंग्वेज होता है। आप कोई भी 2 लैंग्वेज ले सकते हो। आईआईटी कभी ऐसा कुछ नहीं बोलती है कि आपको इंग्लिश मैंडेटरी है, कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। आप कोई भी 2 लैंग्वेज ले सकते हो। आप चाहो तो दोनों इंग्लिश ले लो, आप चाहो तो दोनों हिंदी ले लो। और वहीं अगर बात करते हैं, एक आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। जो बच्चे यहाँ पे एनसीटी कॉन्सेप्ट पे बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है, आप इंटरेस्टेड अगर है तो आप बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ पे क्या है, एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट होता है, एक न्यू सब्जेक्ट होता है आपके सामने, तो आपको इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि ये भी जो है ना एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना, इसमें आप कम पढ़कर आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो बच्चे है वो जीटी यानी जनरल टेस्ट है, जहां आपसे जीके जीएस पूछेगा, है ना, जीके जीएस पूछ लेगा आपसे, करंट अफेयर पूछ लेगा, है ना। साथ ही साथ बच्चे यहाँ पे आप देखोगे कि आपसे यहाँ पे जनरल मैथ पूछ लेगा, है ना। उसके बाद आपका जनरल आपसे रीजनिंग पूछ लेगा। ये यहाँ पे सिलेबस होते हैं। इसके अलावा आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम देना होता है, जिसे हम 3D बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 3 डोमेन सब्जेक्ट। अब आईआईटी में अगर आपको एडमिशन लेने हैं, तो आपका देखिए, पहली बात 12th में आपका पीसीएम होना चाहिए। पीसीएम क्या होना चाहिए, पीसीएम। एक कौन बोलता है, तो आईआईटी आपका जोधपुर बोलता है और आईआईटी केजीपी बोलता है कि पीसीएम कंपलसरी है। लेकिन अगर हम आईआईटी रोपड़ की बात करते हैं, आईआईटी आपका आईएसएम धनबाद यही बोलता है, ठीक है, पीसीएम होना चाहिए आपका। लेकिन अगर बात करते हैं आईआईटी भुवनेश्वर का, तो आईआईटी भुवनेश्वर हो गया और आईआईटी आपका रोपड़ हो गया। वो क्या बोलते हैं कि 12th में आपका पीसीएम होगा तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, पीसीएम होना ही चाहिए। लेकिन डोमेन सब्जेक्ट में अगर आप मैथ की जगह पर बायोलॉजी अगर ले लेते हो, तो आप हमारे यहाँ एलिजिबल है। कौन बोलता है, तो बोलते हैं आपके कौन, आईआईटी आपको भुवनेश्वर और आईआईटी रोपड़ कि मैथ अगर नहीं है कोई बात नहीं, 12th में मैथ है ना, आप हमारे आप एडमिशन ले सकते हैं। कौन बोलता है, तो आईआईटी आपका भुवनेश्वर और आईआईटी रोपड़ बोलता है, ठीक है। अगर आप एनसीटी के एग्जाम में बायोलॉजी लिए हैं, फिर भी आप एलिजिबल हैं हमारे यहाँ,
है ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 12th में पीसीएम भी पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी पढ़ते हैं, लेकिन लास्ट में बच्चों को लगता है कि सर मेरा मैथ वीक है, लेकिन 12th में मैथ है, तो मैं डोमेन में मैथ बायो ले सकता हूं, एलिजिबल हूं, हाँ आप एलिजिबल हो। आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी रोपड़ और आईआईटी आईएसएम धनबाद में आप शायद में भी मुझे लगता है एलिजिबल है, भी देखेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो ये बच्चे आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर बात कर लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम आईआईटी खड़गपुर की बात कर लेते हैं, आईआईटी जोधपुर की बात करते हैं, वो क्या बोलते हैं, 12th में भी आपका पीसीएम होना चाहिए और आपके यहाँ पे एनसीटी के डोमेन सब्जेक्ट में भी आपका पीसीएम होना चाहिए, तब आप जाकर यहाँ पे एलिजिबल रहोगे। अब बच्चे यहाँ पे आप आओगे और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी, कट ऑफ के बारे में लास्ट में बात करेंगे। यहाँ पे देखो अगर बात करते हैं बच्चों, तो आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, ये जो है आईआईटी केजीपी का आपको पोर्टल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। उनका इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, यहाँ पे बोला गया, देखो बोलोगे पीसीएम आपका होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कंपलसरी है, और यहाँ पे ये जो आपका 23-24 का है, ठीक है, तो इससे कोई मतलब है नहीं उतना खास, है ना। लेकिन उनका जो है ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज नहीं हुआ है, सेम टू सेम वही है। ये आपका सीटों के बच्चे यहाँ पे डिवीजन है जो बांटा गया, मैट्रिक्स आपका सीट मैट्रिक्स आप देख सकते हो, है ना, इस तरह से डिवाइड करा गया है। यहाँ फिजिक्स मेजर में देखोगे 13 सीट है, और अगर केमिस्ट्री मेजर की बात करेंगे 13 सीट है, और मैथमेटिक्स मेजर में आपका 12 सीट है, और इकोनॉमिक्स मेजर में भी आप यहाँ से बीएससी बीएड कर सकते हो, यहाँ पे 12 सीट है, ठीक है। ये बच्चे आप देखोगे इन्होंने बात करा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो यहाँ पे बोला कि 24 और 25 वाले एलिजिबल है, लेकिन ये जो लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन है, इस बार क्या होगा, 2025 वाले और 2026 वाले बच्चे यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे फर्स्ट ड्रॉपर अलाउ है, सेकेंड ड्रॉपर अलाउड नहीं है, ठीक है। सेकेंड ड्रॉपर एनआईटी में अलाउ है, आरआई में अलाउड है। अब आरआई क्या होता है उससे रिलेटेड वीडियो पड़ी हुई है, आप जाकर देख सकते हो। ए बच्चे यहाँ का फी स्ट्रक्चर हो गया, आपको मैं जो पीडीएफ है प्रोवाइड कर दूंगा आपका टेलीग्राम पे, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से, है ना। ये आपका बच्चे आप देखोगे आपका सेमेस्टर वाइज फीस दिया गया, और ध्यान रखिएगा सारे आईआईटीज में, सारे एनआईटीज में हॉस्टल की सुविधा है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, हॉस्टल आपको मिलेंगे, है ना। और हॉस्टल भी ठीक ठाक है, पैसे भी अच्छे खासे लेते हैं आपसे, मेस का भी काफी अच्छे है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला जो होगा आपका आईआईटी भुवनेश्वर है, जहां पर हाँ सीटों की संख्या की बात करेंगे, सीट की बात तो की ही नहीं। देखो अगर बात करते हैं सीटों की संख्या, तो चाहे आईआईटी हो चाहे एनआईटी, हर एक जगह हर आईआईटी और एनआईटी में आपको 50 सीट देखने को मिलेगा, 50 सीट, उससे ज्यादा सीट नहीं है ना, मात्र 50 सीट है, यानी कंपटीशन काफी टफ है। जहां पे एक आईआईटी में कम से कम मुझे लगता है 3 से 4 हजार बच्चे अप्लाई कर रहे होते हैं, और 4 से 3-4 हजार बच्चों के बीच आपका कंपटीशन होता है, और वो भी टॉप रैंकर ही होते हैं, है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला जो ये आपका आईआईटी रोपड़ है, ठीक है, सॉरी आईआईटी आपका भुवनेश्वर है। नेक्स्ट आप देखोगे आईआईटी भुवनेश्वर का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको दिखाई दे रहा होगा, सेम टू सेम बता चुके पहले भी आपको, ठीक है। इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको उतना डिटेल में नहीं जानना है, अगर जानना भी होगा तो टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, या फिर मैं साइड में हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है ना भाई। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, इनका फी का स्ट्रक्चर हो गया, कैसे कैसे फीस लेंगे, ये आपका बच्चे डिटेल में यहाँ दिया गया है, ठीक है, कौन से सेमेस्टर में कितना फीस लेंगे, यहाँ पे थोड़ा कम फीस भी है, ठीक है। आईआईटी केजीपी में थोड़ा ज्यादा, लेकिन यहाँ थोड़ा कम फीस है ना। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे सीट का मैट्रिक्स दिया हुआ आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इंट्रोडक्शन दिया गया है, तो सब आपको बता चुके, पहले ही बता चुके, ये आपका आईआईटी रोपड़ है, आईआईटी रोपड़ से भी आप बीएससी बीएड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगला जो आपका आईआईटी हो जाएगा, आईआईटी रोपड़ का ही बच्चे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में दिया गया है ना, तो आप इसको ही पढ़ सकते हैं, बाकी सारी चीज आपको पहले बता चुके हैं ना। आप देखोगे यहाँ पे क्या क्या बोलते हैं, देखो ए यहाँ पे ड्रॉप ईयर के बारे में बात नहीं करते हैं, ए क्या बोलते हैं कि आप एज क्राइटेरिया के अंडर में आते हैं तो आप हमारे यहाँ एलिजिबल है, कौन बोलता है, तो आईआईटी भुवनेश्वर। इनका कहना क्या है कि कैंडिडेट शुड हैव बीन बोर्न, है ना, ऑन या फिर आफ्टर 1 अगस्त 2005, ठीक है, यानी आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, यहाँ पे आप 2006 कर लीजिएगा, क्योंकि एक साल बाद आप नोटिफिकेशन पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो पिछले साल के हैं, एक साल बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो अनरिजर्व और एडमिशन कैटेगरी का है। और अगर बात करते हैं 1 अगस्त 2002 किसके लिए, ओबीसी, तो आप 2003 कर सकते हैं, एंड अगस्त 1 है ना 2000 किसके लिए, एससी एसटी, आप 2001 कर सकते हैं, ठीक है भाई। ये सारे यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेंगे, ये सारे यहाँ पे सीट है 50 सीट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पे कम है। शुरुआत में जब इन्होंने अपना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी करा था, तो इनका कहना था मेरे पास 21 सीट है, लेकिन बाद में इन्होंने सीट को इंक्रीज कर दिया था और 50 सीट कर दिया था इन लोगों ने, है ना। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगला जो है, और इसके बारे में आप पढ़ सकते हो, एक काफी सिंपल सी चीज है, ठीक है, मैं आपको दे दूंगा क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ये आपका आईआईटी जोधपुर है, आईआईटी जोधपुर की बात करेंगे, ये क्या बोलता है, आपका पीसीएम कंपलसरी है 12th में, बाकी आपका जो यहाँ पे ड्रॉप ईयर के बारे में बात नहीं करता है, ठीक है, ड्रॉप ईयर के बारे में मुझे लगता है बात नहीं करता है, नहीं करता है ना, ये बात करता है एज क्राइटेरिया के ऊपर कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए। इनका जो फी स्ट्रक्चर आप इधर देख सकते हो, इनका फी स्ट्रक्चर है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चे, अगला जो है आप देख सकते हैं, अगला हमारा आईआईटी आईएसएम धनबाद है, जो इसी बार ऐड हुआ है, ठीक है, इनका नया जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है आ चुका है, 50 सीट आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग
फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स मेजर है, यहाँ पे इकोनॉमिक्स नहीं है, आपको इकोनॉमिक्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे बात करेंगे बच्चे, इनका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, लेकिन इन्होंने कहीं पर बात नहीं करा है कि यहाँ पे 2025 वाले बच्चे एलिजिबल, कहीं नहीं बोला गया है, ठीक है, कि 2025 वाले बच्चे एलिजिबल है कि 2026 वाले एलिजिबल है। बस बोला गया है कि आपका 12th कब का होना चाहिए, ठीक है, उतना मतलब एज क्राइटेरिया के बारे में बात करा हुआ है, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बात करें चाहे अनरिजर्व कैटेगरी बात करें, तो आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 2000 के बाद का होना चाहिए, ठीक है, या फिर इसी दिन का होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट बात करेंगे ओबीसी और कैटेगरी वाले बच्चों का, तो 1 अगस्त 2003 के बाद का होना चाहिए, फिर इसी दिन का होना चाहिए। 1 अगस्त 2001 के बाद का होना चाहिए एससी एसटी वाले बच्चों के लिए, या फिर इसी दिन का होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ बोला गया है अगर आपको फिजिक्स मेजर लेकर पढ़ना है तो आपका यहाँ पे एनसीटी एग्जाम में फिजिक्स होना कंपलसरी डोमेन सब्जेक्ट में, और साथ ही साथ आपका 10+2 में यानी 12th में आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी है। केमिस्ट्री नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और अगर बोला केमिस्ट्री मेजर में एडमिशन लेना है आपको, तो यहाँ पे आपको केमिस्ट्री आपके डोमेन सब्जेक्ट में होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके 10+2 में 12th में आपके मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री होना चाहिए। अगर आपको फिजिक्स मैथमेटिक्स मेजर लेकर पढ़ना है तो यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए एनसीटी के एग्जाम में, या फिर आप अप्लाइड मैथमेटिक्स भी ले सकते हो, है ना। ये भी बच्चे इसको भी लेते हैं, इसमें थोड़ा इजी क्वेश्चन आता है, हल्का इजी आता है, उतना इजी नहीं आता है, ठीक है। बाकी आपका 10+2 में फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी है, यानी बायोलॉजी वाले बच्चे यहाँ पे आई थिंक एलिजिबल नहीं है। आप देखो हर जगह 10+2 में मैथ बोला गया है, लेकिन हाँ अगर आपके 10+2 में मैथ है और एनसीटी के एग्जाम में बायोलॉजी लिए हो, सेम टू सेम किसका क्राइटेरिया, तो सेम टू सेम अभी देखे थे आईआईटी भुवनेश्वर का, सेम टू सेम यही क्राइटेरिया है, ठीक है, कि अगर 10+2 में आपका बच्चे यहाँ पे मैथ है और एनसीटी के एग्जाम में आप मैथ नहीं लिए हैं, आप सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी का एग्जाम दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे हमारे यहाँ, ठीक है। आप एलिजिबल है, कौन कौन बोल रहा है, तो आईआईटी आईएसएम धनबाद और आपका आईआईटी भुवनेश्वर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगला आप देख सकते हो ए इनका फी स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट आगे देख सकते हो, अब हम देखेंगे एनआईटी। अब एनआईटी की बात करें, ये सारे आपके एनआईटी हैं, आप एनआईटी में 50 सीट है, आप देख सकते हो, ठीक है। और एनआईटी का रूल क्या है ना कि यहाँ पे सेकेंड ड्रॉपर अलाउड है, एनआईटी में सेकेंड ड्रॉपर अलाउड है। अब देखो यहाँ पे है क्या ना कि एनआईटी में एज क्राइटेरिया के ऊपर उतना खास बात नहीं करी गई है, आपका जनरली बच्चे यहाँ पे एडमिशन हो जाते हैं, ठीक है। ये आपका सारा फी स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा, आपको हम पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। ये सारे यहाँ पे कुछ खास है नहीं, जो चीजें बतानी थी आपको बता दिए। बाकी ये सारे आपका एनआईटी है। एनआईटी की बात करें आपके 6 एनआईटी है, ठीक है। एक आपका अगर बात करें तो एनआईटी अगरतला है नॉर्थ ईस्ट में, एक आपका बच्चे एनआईटी जालंधर है, उसके बाद साउथ में सारे एनआईटी है। एनआईटी कालीकट आपका हो गया, एनआईटी वारंगल हो गया, एनआईटी त्रिची हो गया, एनआईटी पौंडीचेरी हो गया, यानी 6 एनआईटी आपके यहाँ पे एनसीईटी में शामिल है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बायोलॉजी वाले बच्चे कहाँ कहाँ एलिजिबल है, सुनो आपको बताते हैं बच्चे, जो जिन बच्चों का बायोलॉजी है चाहे 12th में हो चाहे एनसीटी एग्जाम हो, वो कहां कहां एलिजिबल है। तो देखो एनआईटी का रूल क्या होता है, चेंज होता रहता है। अगर हम एनआईटी की रूल की बात करें तो इनका रूल चेंज होता रहता है। जैसे फर्स्ट ईयर में क्या हुआ, फर्स्ट ईयर बोल रहा हूं, जब 2024 वाली बैच थी, 23-24 वाली, तो वहां पे क्या हुआ था कि एक बायोलॉजी वाले बच्चों को एनआईटी वारंगल में मौका दिए थे, एनआईटी वारंगल में एडमिशन हो गया था। लेकिन अब जो है इनका एनआईटी वारंगल में एडमिशन नहीं हो रहा बायोलॉजी वाले बच्चों का, वहां पे सिर्फ मैथ वाले बच्चों को ले रहा है, ठीक है। तो एनआईटी की बात करें तो मिनिमम बच्चे आपको 2 एनआईटी जो है हर साल आपको 2 या 3 एनआईटी यहाँ पे बायोलॉजी वाले बच्चों को मौका देती है एडमिशन लेने का, चाहे आपका 12th में बायोलॉजी हो चाहे आपका एनसीटी में बायोलॉजी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब कौन सी एनआईटी देगी, जब आपको उनका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आएगा तब आपको बताया जाएगा, है ना। अब लास्ट ईयर कौन कौन सी आपके लिए थी, तो एक आपका पौंडीचेरी है, पौंडीचेरी, और एक आपका त्रिची है। पौंडीचेरी और एनआईटी आपका त्रिची जो है लास्ट ईयर बायोलॉजी वाले बच्चों को मौका दी थी, इस बार हो सकता है कि चेंज कर दें इन लोग, ठीक है। बायोलॉजी वाले बच्चों को मुझे लगता है हर जगह दे देंगे, है ना, क्योंकि भाई अब आप देखोगे कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी यहाँ पे एनसीटी में शामिल हो चुकी हैं, है ना। तो भाई और भी ऑप्शन बच्चों के पास रहेंगे, बच्चे आरआई में चले जाएंगे, आरआई भुवनेश्वर आपको मौका दे रहा है बीएससी बीएड बीए बीएड करने का, आरआई मैसूर आपको दे रहा है जो एनसीईआरटी संचालित कर रही होती है, आरआई भोपाल दे रहा है आपको, आरआई अजमेर मौका दे रहा है आपको एडमिशन लेने का। तो बहुत सारे बच्चे ना उधर चले जाएंगे, इसलिए मुझे लगता है बायोलॉजी वाले बच्चों को यहाँ पे चीजें देंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे एडमिशन जो सिस्टम है वो फ्लेक्सिबल मुझे लगता है हो जाएगा, है ना। बाकी होना भी चाहिए बायोलॉजी वाले बच्चों को। देखो अगर मान लो कोई बच्चा यहाँ पे फिजिक्स मेजर लेकर पढ़ना चाहता है तो क्यों नहीं मौका दे रहे हो भाई, फिजिक्स मेजर अब दे दो उनको, फिजिक्स लेकर पढ़ना है, उससे साथ में केमिस्ट्री पढ़ा दो अगर बायोलॉजी नहीं पढ़ाना चाहते हो आप तो, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि जहां तक बायोलॉजी वाले बच्चों को आईआईटी जो भी मौका देना चाहिए, लेकिन भाई उनको एडमिशन लेना है ना, जो भी डिसीजन होगा उन्हीं का होगा, हम लोग कुछ थोड़ी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देखोगे इनका पूरा डिटेल में दिया फी के बारे में। आपका एनआईटी वारंगल हो गया, ठीक है। और याद रखिएगा एनआईटी में आपके सेकेंड ड्रॉपर अलाउड है बच्चे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप एनआईटी को टारगेट कर सकते हो बच्चों, है ना। बाकी और भी डिटेल में आप आपका एनआईटी पौंडीचेरी हो गया आपका। नेक्स्ट बात करेंगे तो बच्चे ये आपका अगला देखोगे सारा फी स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपका एनआईटी कालीकट हो गया, है ना।
नेक्स्ट बात, इनका पूरा फीस स्ट्रक्चर दिया गया है। सबसे बड़ी बात कि आप यहाँ पे देख लेना फीस कहाँ पे ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एनआईटी हैं, एनआईटी में आपको बहुत ज्यादा फीस देना होता है। अब सिलेक्शन कैसे होता है सर, काउंसलिंग कैसे होती है? देखो काउंसलिंग के लिए होता क्या है, जैसे मान लो अभी आप देखो सिंपल सा प्रोसेस आपको बता रहे हैं। उससे पहले देखो ये हमारा एप्लीकेशन है, अगर आप इंटरेस्टेड है, पढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, एक सीट कंफर्म करना चाहते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। 2 महीना आपके पास टाइम बचा है। आज जो है बच्चे, आज जो 16 फरवरी है और 17 अप्रैल को आपका एग्जाम होने वाला है। अगर आप देखोगे ना सीधे सीधे आपको 2 महीने टाइम है। 2 महीने में आप सभी को एनसीईटी क्रैक करने हैं, तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखो बच्चे, अब वो क्या बताने वाले थे एनआईटी के बारे में, ठीक है। अगर हम एनआईटी के बारे में आपको बताएं तो एनआईटी में सिंपल सी बात है, सेकेंड ड्रॉपर अलाउड है ना। यानी आपका अगर 12th जो है 2024 में हुआ है, 25 में हुआ है या 26 में हुआ है, तब जाकर आप यहाँ पे एलिजिबल हो। अब सुनिए कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। कट ऑफ कितनी आती है सर, ये तो आप बताए ही नहीं। तो अगर कट ऑफ की बात करेंगे, ठीक है, सबसे हाईएस्ट जो कट ऑफ रहेगी वो बच्चे आपका आईआईटी केजीपी की रहेगी, खड़गपुर के रहने वाली है, ठीक है। सेकेंड नंबर पर आपका बीबीएसआर के भुवनेश्वर की रहने वाली है, ठीक है, ये आपका सेकेंड में। थर्ड पे जो आपका बच्चे कट ऑफ रहेगी वो हो सकता है इस बार आईआईटी आईएसएम में रहे, ठीक है। लास्ट ईयर रोपड़ में था, लेकिन इस बार हो सकता है आईआईटी आईएसएम धनबाद में रहे, ठीक है, धनबाद में, है ना, धनबाद यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट जो बच्चे आपका रहेगा, अगला जो आपका रोपड़ रहेगा, आईआईटी रोपड़ में, ठीक है। और सबसे जो कम कट ऑफ जाती है वो आपका जोधपुर में जाती है, क्योंकि जोधपुर का जो फीस स्ट्रक्चर काफी ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे काफी ज्यादा फीस लगता है। अब आईआईटी केजीपी, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी आपका आईएसएम धनबाद, आईआईटी रोपड़, आईआईटी जोधपुर, अगर आपको किसी भी आईआईटी में एडमिशन चाहिए तो मिनिमम आपको कितना स्कोर करना होगा, ठीक है। अब देखो जिन बच्चों का सपना आईआईटी होता है वो सोच रहे होते हैं मैं भले किसी आईआईटी में चले जाऊं, हाँ भाई मुझे आईआईटी में ही जाने हैं, चाहे जोधपुर हो चाहे केजीपी हो। तो अगर बच्चे आप आईआईटी का सपना देखें तो आप कम से कम 400 प्लस का टारगेट रखिएगा। और साथ ही साथ जो आपके डोमेन सब्जेक्ट है, आप डोमेन सब्जेक्ट में जितना बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं उतना करिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एडमिशन होते हैं हो सकता है कि यहाँ पे आपके मेजर जो आप मेजर लेना चाहोगे डोमेन में, ठीक है, जैसे मान लो फिजिक्स से आप करना चाहते हो बीएससी बीए, ठीक है, तो फिजिक्स का भी मार्क्स आपका ऐड होगा और प्लस में ओवरऑल मार्क्स आपके ऐड होंगे, ठीक है। ऐसे आईआईटी के रूल है, लास्ट ईयर में ये रूल फॉलो करा गया था। तो आप डोमेन सब्जेक्ट में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करिएगा। टोटल कितने का मार्क्स होता है, तो 640 का होता है, 640 में आप सभी को 400 के आसपास आपको यहाँ पे लाने हैं, ठीक है। बाकी आप अपने मेजर सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म करिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके मार्क्स जो होते हैं ना वो आपके मेजर का भी यहाँ पे ऐड होते हैं। और अगर हम एनआईटी की बात करें तो एनआईटी जालंधर का कट ऑफ सेम टू सेम यही रहता है, ठीक है। एनआईटी जालंधर का सेम टू सेम यही रहेगा। एनआईटी जालंधर को छोड़कर जितने हमारा 5 एनआईटी है, अगर आपको यहां पे जाने हैं तो कम से कम आपको 300 प्लस का टारगेट लेकर चलना होगा, 300। इससे कम में भी एडमिशन हुआ है। अगर हम बात करेंगे लास्ट ईयर का, उससे पहले की बात करें तो 180 मार्क्स में भी एडमिशन हुआ है। लेकिन अब जो है ना कंपटीशन थोड़ा बढ़ता जा रहा है, बच्चे इसके प्रति अवेयर हो चुके हैं, जान चुके हैं इसको, है ना, समझ चुके हैं और बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं। आपको बता दें एनसीटी कॉन्सेप्ट में मुझे लगता है 50% ऐसे बच्चे हैं जो ड्रॉपर है ना, जो पहले से यहाँ पे एग्जाम दे चुके हैं। तो आपका कंपटीशन उन लोगों से है जो यहाँ पे 1 साल पहले से मेहनत करते आ रहे हैं और उससे पहले भी एग्जाम दिए थे 2-3 महीने पढ़ के, ठीक है। बाई चांस उनका एडमिशन नहीं होता है, कुछ पर्सनल रीजन भी होता है, कुछ पर्सनल इशू भी होते हैं जिसकी वजह से बच्चों को ड्रॉप लेना पड़ता है। तो कंपटीशन आपका उनसे है, इस बात का ध्यान रखना। तो इस तरह से आप सभी को आईआईटी अगर जाने हैं तो इस तरह से आपको जो भी रूल रेगुलेशन है आपको फॉलो करने पड़ेंगे। बाकी आप समझदार हैं, आप 12th पास कर चुके हैं। बहुत सारे बच्चे आप में से आईआईटी जेई का एग्जाम वगैरह दे चुके होंगे, ठीक है। रिजल्ट भी सर आप मुझे लगता है आपका आ चुका है ना, कोई बच्चा मैसेज किया था। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़िए। 2 महीने में टाइम है, 2 महीने में आप बच्चे खुद के ऊपर काम करिए, अपना आप 100% दीजिए, बाकी जो होगा देखा जाएगा, ठीक है भाई। इसका एग्जाम काफी इजी होता है। अगर आप जेईई मेंस का तैयारी करे हुए हैं, अगर आप नीट का तैयारी करे हुए हैं, तो आपका डोमेन सब्जेक्ट तो ऐसे ही तैयार होगा। अलग से आपको लैंग्वेज पढ़ने काफी आसान है, लिमिटेड उसके सिलेबस है, आप कम मतलब बहुत ही कम लेक्चर में उसको आप कंप्लीट कर सकते हो। टीचिंग एप्टीट्यूड एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपको लगता है डर उससे है, लेकिन बच्चे मैं ही पढ़ाता हूं, आपको कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। वहां पे बहुत आसान सिलेबस आता है उसका, ठीक है, मतलब बहुत आसान सिलेबस है। इस बार जो सिलेबस चेंज भी कर दिया गया, तो भाई इस बार का सिलेबस काफी इजी भी है। बाकी जीटी में जनरल टेस्ट में आपको जनरली थोड़ा बहुत मैथ, आप भाई आप आईआईटी एनआईटी वाले हैं, ठीक है, तो मैथ तो आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। आप बीएससी बीएड वाले हैं, मैथ पूछता है आपसे जैसे आपका करंट क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, आपका परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, एवरेज हो गया, इन्हीं सबसे क्वेश्चन पूछते हैं। आपका बच्चे रीजनिंग हो गया, ठीक है, और थोड़ा बहुत जीके जीएस क्वेश्चन पूछता है। तो आई होप चीजें आपको समझ में आ चुकी है। अगर आपको आईआईटी जाने हैं, एनआईटी जाने हैं, तो आप आज से ही अपनी मेहनत को स्टार्ट कर दीजिए। बाकी आप लोगों की मर्जी, अगर आपको आईआईटी जाना है तो मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के आप नहीं जा पाएंगे, कंपटीशन बहुत टफ है। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाकी तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।